नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन साथियों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही के अंदर साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन के बोर्ड के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं जो जारी किए गए हैं। जो भी साथियों अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में जो कुछ प्रश्न होते हैं कि आयु सीमा क्या रहेगी, और साथियों जो अपने अभी राजस्थान में सीएटी चल रहा है उसकी अवधि क्या रहेगी, उसका एग्ज़ाम एक साल के अंदर होगा या नहीं होगा, इसके अलावा जो प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, इसके अलावा आयु सीमा का निर्धारण कैसे किया जाएगा, कौन से विभाग में भर्ती आएगी, कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियां क्यों नहीं करवा रहा है, इनके सब के ऊपर है जो साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड ने है जो अपनी जानकारी साझा की है। उसकी सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ये सब चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा है कि अभ्यर्थियों की समस्याओं के निवारण के हेतु ये जानकारी है जो शेयर की जा रही है। यह संकलन सामान्य मार्गदर्शन, सूचना और उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए है जो प्रकाशित किया गया है। इसमें निहित जानकारी सामान्य प्रकृति की है तथा इसमें शामिल मुद्दे कानूनी या वैधानिक अभिमत, सलाह, विवेचना या प्राधिकार के उपयोग के लिए नहीं है। यानी इनके अंदर जो भी जानकारी है वो उसको लेकर अपने कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी परीक्षा का आयोजन एक साल के अंदर होना था, नहीं हुआ, ये तो आपने उस दिशा निर्देश के अंदर बताया था। नहीं, कई बार परीक्षा आगे पीछे भी हो जाती है तो इसको लेकर हम अपने कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, ये भी इसके अंदर स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो अब अपने देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो जानकारी वो शेयर की गई है। सबसे पहले साथियों इसके अंदर बताया गया है कि विज्ञापन अभिशंसाओं सीएटी से संबंधित पर्सन है उनसे संबंधित जो जवाब है वो इसके अंदर बताए गए हैं। राजस्थान के अंदर साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण अब जो मुद्दा है वो है सीएटी का, और इससे संबंधित जो जानकारी है वो भी इसमें सबसे पहले बताई गई है। अपने देखेंगे सबसे पहले बताया गया है कि किसी पद की भर्ती हेतु विभाग द्वारा प्रेषित रिक्त पदों पर विज्ञापन कब तक एवं कितने पदों हेतु जारी किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि पहला क्या बताया गया है कि किसी पद की भर्ती हेतु जो विभाग है उसके द्वारा प्रेषित रिक्त पदों पर विज्ञापन कब तक एवं कितने पदों हेतु जारी किया जाएगा। तो इसके आंसर बताया गया यानी उत्तर बताया है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कि संबंधित विभाग से निर्धारित अर्थना पत्र में पूर्ण एवं सही अर्थना में पदों के वर्गीकरण के प्राप्त होने पर ही नियमानुसार है जो विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी इसके अंदर यह बताया कि जो संबंधित विभाग होता है उसके द्वारा जो हमारे पास संपूर्ण जानकारी दे दी जाती है कि इतने पद रिक्त हैं और इन पदों पर हम जो भर्ती आपको कराने का कह रहे हैं, उसके बाद है जो भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाती है, ये इसके अंदर बताया गया है साथियों। इसके अलावा बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन में पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण सही नहीं दर्शाया गया है। इसका आंसर दिया है कि बोर्ड द्वारा जारी जो विज्ञापन है उसमें संबंधित विभाग द्वारा रोस्टर के अनुसार प्रेषित पदों का जो वर्गीकरण होता है साथियों उसके अनुसार ही विज्ञापन में पदों का वर्गीकरण किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कह देते हैं कि पद ज्यादा रिक्त थे और कम आए हैं, उस पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा है कि ये जो संबंधित विभाग है वही रोस्टर के अनुसार है जो खाली पदों का वर्गीकरण हमें देता है और उसके बाद ही हम है जो भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके अलावा साथियों ये बताया गया है कि भर्ती में आयु सीमा क्या है, इसकी गणना कब से की जानी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो संबंधित विभाग के भर्ती नियमों के अनुसार न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का उल्लेख है जो विज्ञापन में किया जाता है। इसका जवाब दिया गया है कि जो संबंधित विभाग की जो भर्ती होती है उसके अंदर आयु सीमा का न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा का उल्लेख है किया जाता है। नियमानुसार आवेदन करने की जो अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली 1 जनवरी से आयु की गणना की जाती है। यानी जो अंतिम तिथि है उसके बाद से आने वाले जो 1 जनवरी होता है उसके आधार पर है जो आयु सीमा की गणना की जाती है। इस प्रकार की इसमें जानकारी है जो दी गई है। इसके अलावा साथियों इसमें बताया गया कि प्रश्न पूछा गया था कि आयु सीमा की पात्रता में छूट के क्या प्रावधान है, यानी आयु सीमा में छूट के क्या प्रावधान हो सकते हैं। तो संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में विद्यमान नियमों के अनुसार है जो आयु सीमा का छूट का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा साथियों विधवा और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में आयु सीमा लागू नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो सकती है। यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि जो विभाग है
वो आयु सीमा अधिकतम व न्यूनतम जारी करके भेजता है। जो भी विज्ञापन जारी होता है उसके अंदर आयु सीमा अधिकतम व जो न्यूनतम है वो जारी कर दी जाती है। अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पात्रता किस दिनांक तक अर्जित की जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। इसके अंदर पूछा गया है कि अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पात्रता किस दिनांक तक अर्जित की जानी आवश्यक है। तो इसका आंसर दिया है कि अधिकांश भर्तियों से संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में विद्यमान नियमों के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की दिनांक से पूर्व तक अथवा 2 चरणों जैसे लिखित व टाइपिंग टेस्ट होने पर अंतिम चरण की परीक्षा से पूर्व तक है जो आपके पास होनी चाहिए। यानी जो एग्जाम हो साथियों, जो परीक्षा पूर्ण हो उससे पहले आपके पास है जो डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास लिखित व टाइपिंग टेस्ट वाली जो प्रतियोगिता परीक्षा आपने पास की है तो आपका जो अंतिम टेस्ट है उससे पहले आपके पास जो इसके लिए निर्धारित डिग्री है वो आपके पास है होनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा साथियों आरक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उन रिक्तों को कैसे भरा जाएगा। यानी जो आरक्षित है उनके जो पद हैं उनके लिए योग्य विद्यार्थी नहीं मिले हैं तो उन पदों को कैसे भरा जाएगा, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति में दिनांक 28/7/2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार से आरक्षित रिक्तियों को 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। यानी आगामी जो भर्ती परीक्षाएं होगी उनमें उनको जोड़ा जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्तियों के पश्चात ऐसी अग्रणित की रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही भरी जाएगी, ये इसमें बताया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उन पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा, ये इसमें बता दिया गया। इसके अलावा साथियों न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त का प्रावधान सभी भर्तियों में लागू होगा। यानी जो मिनिमम क्राइटेरिया है साथियों उसके बारे में पूछा गया तो इसका आंसर क्या मिला कि न्यूनतम उत्तीर्णांक का जो प्रावधान है संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में विद्यमान प्रावधान के अनुसार ही रखा जाता है। यानी जो संबंधित विभाग है उसका जो नियम होगा उसी के तहत है साथियों जो मिनिमम एरिया का क्राइटेरिया यानी मिनिमम अपने को पास करना होता है वो रखा जाता है। इसके अलावा ITI की पात्रता को किसके समक्ष माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ITI है उसकी जो पात्रता है उसको किसके समकक्ष से माना जाता है। ITI 10वीं के बाद की जाने वाली तकनीकी योग्यता है जिसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा 12वीं साइंस के समक्ष माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो ITI है वो 10वीं के बाद की जाने वाली तकनीकी योग्यता है जिसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा है जो समकक्ष माना जाता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों को क्यों नहीं करा रही, भर्तियां वैकेंसी क्यों नहीं निकालता, ये सामान्य से प्रश्न है कि जो आरोप लगते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड है जो भर्तियों में इतनी लेट क्यों कर रहा है। तो इसका आंसर दिया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से ग्रेड पे 3600 से लेकर मैट्रिक्स लेवल 10 तक के जो रिक्त पद हैं उनसे संबंधित विभाग से सही अर्थ न प्राप्त होने पर ही बोर्ड द्वारा भर्ती की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। यानी साथियों ग्रेड पे 3600 से लेकर मैट्रिक्स लेवल 10 तक के जितने भी विभाग हैं उनसे संबंधित अभ्यर्थना अगर कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल जाती है, खाली पदों का वर्गीकरण मिल जाता है, उसके बाद ही साथियों जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भर्ती प्रक्रिया शुरू करता है। इसके अलावा नकारात्मक अंकन के क्या प्रावधान है, यानी नेगेटिव मार्किंग है उसका क्या प्रावधान है। उसमें बताया गया है कि नकारात्मक अंक का प्रावधान संबंधित भर्ती परीक्षा स्कीम के अनुसार होता है। किसी भी परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही प्रश्नों के प्राप्तांक 1/3 अथवा 1/4 यानी जो भी विभाग होता है उसके जो नियम होते हैं, कईयों में 1/3 का नेगेटिव अंक होता है, 1/3 होता है और कईयों में 1/4 अंक काटा जाता है जो अलग अलग विभाग पर है जो डिपेंड करता है। अब साथियों इससे संबंधित पूछा गया है कि पात्रता अभिशंसा से संबंधित प्रश्न है। किसी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी दिव्यांगजन है और उनकी परित्यक्ता की डिग्री का प्रमाण पत्र कब तक जारी होना चाहिए। तो इसमें बताया गया उत्कृष्ट खिलाड़ी दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता की जो संबंधित जो होता है प्रमाण पत्र भर्ती के आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक जारी होने पर ही मान्य किया जाएगा। यानी ये बताया गया जो परीक्षा की अंतिम तिथि है उससे पहले अपने उत्कृष्ट खिलाड़ी दिव्यांगजन या परित्यक्ता है
उसका प्रमाण पत्र अपने पास होना चाहिए, यानी फार्म की अंतिम तिथि से पहले पहले अपने पास होना चाहिए। बोर्ड द्वारा जारी परिणाम में 2 गुना सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन हेतु किस प्रकार सूचना मिलेगी? तो इसका आंसर दिया कि बोर्ड द्वारा जारी परिणाम में 2 गुना सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन हेतु कार्यालय आदेश द्वारा जारी कर अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट है उसके माध्यम से जानकारी है जो मिल जाएगी। और बताया कि पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के पश्चात है जो अंतिम परिणाम है कब तक जारी होता है? तो इसका बताया गया है कि बोर्ड द्वारा 2 गुना सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की जो जांच है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद है जो रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। विभाग से कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर इनके स्थान पर कितने समय में प्रतीक्षा सूची से चयन करने की कार्रवाई की जा सकती है? तो इसका आंसर है कि विभाग में आपसे पूछा है विभाग से कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर इनके स्थान पर कितने समय में प्रतीक्षा सूची जारी की जा सकती है? तो आंसर है विभाग में कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा बोर्ड को प्राप्त होने पर इनके स्थान पर नियमानुसार मुख्य अभिशंसा सूची से 6 माह की यानी 6 माह की अवधि के बीच है जो वेटिंग जारी की जा सकती है। सीधा का सीधा अर्थ यही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हमारी अभिशंसा करने के बाद भी विभाग द्वारा नियुक्ति रोकी जाती है, इसका क्या कारण है? नियुक्ति संबंधी कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा ही की जाती है। पात्रता को लेकर संशय होने अथवा डिग्री जांच इत्यादि बिंदुओं के संबंध में विभाग नियुक्ति की कार्रवाई को रोक सकता है। अब इसमें यह पूछा गया था कि कर्मचारी चयन बोर्ड कई बार अपनी जो रोक लेता है कि डिग्री सही है या नहीं है, उसकी जो पात्रता है वो सही है या नहीं, और उसके बाद है जो साथियों उसकी जांच होने के बाद ही उसको नियुक्ति दी जाती है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण अपने राजस्थान के अंदर है साथियों सीएटी से संबंधित उनसे सवाल पूछे गए थे और उनके जवाब उन्हें दिए। सीएटी पात्रता किन किन भर्तियों में लागू है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23/5/2022 से ये पूछा था कि सीएटी की जो पात्रता है वो किन किन भर्तियों में लागू है। तो राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 23/5/2022 को अधिसूचना साथियों जारी कर समान पात्रता परीक्षा में स्नातक स्तर की 8 सेवाएं यानी जो साथियों स्नातक स्तर की जो 8 परीक्षाएं होंगी वो इसमें शामिल है, और सीनियर सेकेंडरी की 7 सेवाओं को इसके अंदर शामिल किया गया है, जिनका विवरण है जो साइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों जो सीनियर के अंदर सीएटी है उसके अंदर कौन सी भर्ती आएगी और सीनियर के अंदर जो लेवल है उसके अंदर कौन सी भर्ती आएगी, इसके अलावा ग्रेजुएशन का जो लेवल है सीएटी का उसके अंदर कौन सी भर्ती आएगी, उसका जो वीडियो है इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर भी डाला गया है। उसमें पूर्ण बताया गया है कि सीनियर में जो सीएटी है उसके अंदर कौन कौन सी भर्ती आएगी और ग्रेजुएशन का जो सीएटी है उसके अंदर कौन कौन सी भर्ती आएगी। इसमें यह बताया गया है, यानी 8 तो हो गए अपने स्नातक की और सीनियर की होगी 7। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा का स्कोर कितने समय तक मान्य है, यानी जो सीएटी का स्कोर है वो कितने समय तक मान्य रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लगातार साथियों ये क्वेश्चन है जो अपने दिमाग में चलता रहता है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/5/2022 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीएटी का जो परिणाम है जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी साथियों जो 1 वर्ष है उसके लिए ही सीएटी का परिणाम मान्य हो गया, यानी परीक्षा अनुसार परिणाम जारी होने की दिनांक यानी परिणाम जारी होने के 1 वर्ष तक की इसको मान्य होगा। इसके अलावा साथियों क्या समान पात्रता परीक्षा सीएटी प्रत्येक वर्ष आयोजित होगी, इस पर बताया गया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/5/2022 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम 1 बार आयोजित किए जाने का प्रावधान है। तो साथियों इसके अंदर यह बताया गया है कि जो सीएटी है उसको कम से कम 1 साल के अंदर करवाने जाने का प्रावधान है। अभी अपने साथियों जो सीएटी का एग्जाम हुआ था फरवरी 22 के अंदर हुआ था, फरवरी 23 के अंदर हुआ था साथियों। और अब देखते हैं कि इसके क्या रहता है, फरवरी तक करा भी सकते हैं, मार्च अप्रैल में भी करा सकते हैं। और जो साथियों सीएटी का जो प्रमाण पत्र था उसको लेकर ये बात है कि जो सीएटी का जो प्रमाण पत्र है वो फिलहाल तो 1 वर्ष तक यानी रिजल्ट आने के 1 वर्ष तक मान्य है। उसके बाद साथियों सरकार उसको वैलिडिटी 2 साल की कर दे, 3 साल की कर दे, जैसे रीट होता था उसके बाद अब ये पात्रता वाला हुआ रीट उसको लाइफ टाइम कर दी, वो सरकार पर
डिपेंड करता है। उसमें बताया गया है कि भी कराने का प्रावधान है जो साल में कम से कम एक बार सीएटी कराने का प्रावधान किया गया है। अब आगे देखेंगे साथियों, इसके अलावा परीक्षा से संबंधित पूछे गए थे कि क्या परीक्षा कैलेंडर अनुसार परीक्षा समय पर आयोजित की जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा परीक्षा कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं आयोजित की जाती है। कभी कभी कुछ कारण हो जाते हैं जिसके चलते हैं जो परीक्षाओं को आगे या पीछे खिसकाना पड़ जाता है, परिवर्तन करना पड़ जाता है। मुझे मेरे जिले में परीक्षा केंद्र क्यों नहीं आवंटित किया जाता, ये जो अपने बेसिक प्रश्न है कि हमने जो अपने एग्जाम देने जाते हैं वो होम डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं मिलता एग्जाम के लिए ये सेंटर है। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र का आवंटन बोर्ड की नीति के अनुसार किया जाता है। दिव्यांग पुरुष व महिला अभ्यर्थियों समस्त महिला अभ्यर्थियों को सामान्यतः गृह जिला आवंटित किया जाता है। अन्य अभ्यर्थियों को उपलब्ध क्षमता के अनुसार गृह जिला अथवा निकटतम जिलों के अंदर है जो सेंटर दिए जाते हैं। क्या अभ्यर्थी अपना परीक्षा केंद्र परिवर्तन कर सकता है, तो आंसर क्या मिला, नहीं। एक बार बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र जारी होने पर अभ्यर्थी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर कितने बजे तक प्रवेश मान्य है, तो ठीक 1 घंटे पहले अपने को परीक्षा सेंटर पर पहुंचना होगा। इसके अलावा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा केंद्र में कौन से आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाना चाहिए, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, नवीनतम रंगीन फोटो व अन्य कोई राजकीय फोटो पहचान पत्र हो वो लेके जाना चाहिए। इसके अलावा साथियों परीक्षा के दौरान महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी परीक्षा का ड्रेस कोड क्या है, तो इसमें बताया गया है क्या है कि पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन की यानी टी शर्ट और लोअर सामान्य बोलते हैं साथियों, पैंट व हवाई चंपल स्लीपर पहनकर जाएं, यानी जूते भी पहनकर नहीं जाने हैं। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी आदि है जो कुर्ता ब्लाउज हवाई चंपल स्लीपर पहनकर बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर जाएं। ये इस प्रकार की जो बेसिक जानकारी इसमें बताई गई है। इसके अलावा साथियों आईटी अनुभाग से संबंधित प्रश्न है जो इस पर उन्होंने जवाब दिया था। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन शुल्क बैंक खाते से कट जाने के बाद भी आवेदन फॉर्म जमा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जारी नहीं हुआ है, तो इसमें क्या रहता है, तकनीक त्रुटि से बैंक से कटा हुआ शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे में नहीं जमा होने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार से जमा हुई राशि 7 दिवस में अभ्यर्थी के खाते में है जो स्वतः ही आ जाती है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पुनः भरकर सबमिट करना चाहिए जब तक कि उसे ऑनलाइन आवेदन क्रमांक नहीं मिल जाए। सीधी सी बात है कि जब तक अपने को ऑनलाइन आवेदन क्रमांक नहीं मिल जाए तब तक उसको दोबारा आप सबमिट करना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश आपका पेमेंट कट गया है और आवेदन क्रमांक आपको नहीं मिला है तो अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो SSO ID के माध्यम से आपको ही पता है वहां पर आ जाता है। इसके अलावा वेबसाइट पर भी डाले गए लिंक से कर सकते हैं। एक बार आवेदन फॉर्म में ई मित्र द्वारा त्रुटि हो जाती है, यह त्रुटि कैसे सुधारी जा सकती है, तो आवेदन फॉर्म में ई मित्र द्वारा की गई त्रुटि अभ्यर्थी की स्वयं की त्रुटि मानी जाएगी। अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वह फॉर्म भरने के पश्चात सभी प्रक्रिया को स्वयं में जांच कर ही उसको सबमिट करे। इसके अलावा परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होना, परीक्षा का ई प्रवेश पत्र जारी नहीं होने के 2 कारण हो सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का फाइनल सबमिट नहीं है, इसके अलावा SSO ID पर ई प्रवेश पत्र देखना चाहिए। यदि ऑनलाइन एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि दिखाई दे तो क्या करें, कार्ड में वही सूचना पर एडमिट कार्ड होता है, उसके अंदर वही सूचना प्रदर्शित की जाती है जो अपने फॉर्म भरा है। उसके बाद कहा है कि 10 दिन के परीक्षा के बाद 10 दिनों का समय दिया जाता है, उसमें अपने उस आवेदन जो भरा था उसमें अपने संशोधन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब और कैसे जारी किए जाते हैं, एडमिट कार्ड सामान्यतः परीक्षा तिथि से 7 दिन के अंदर यानी 7 दिन पूर्व, जो 7 दिन बचते हैं परीक्षा तिथि से पहले 7 दिन उनमें जारी कर दिए जाते हैं। क्या अभ्यर्थी अपना परीक्षा केंद्र परिवर्तन कर सकता है, नहीं, ये अपने पहले भी देखा था। इसके अलावा साथियों भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया गया है, जो विज्ञापन जारी होता है उसके अंदर अपने कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने भरे गए ऑनलाइन आवेदन में कब तक संशोधन कर सकते हैं, तो अभ्यर्थी अपने भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो अंतिम दिनांक है उसके बाद 7 दिन तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों में संशोधन, जिसमें फोटो, हस्ताक्षर एवं OTR में दर्ज सूचना के अलावा शेष सूचनाओं में निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर संशोधित किया जा सकता है। अभ्यर्थी परीक्षा आयोजन के बाद जारी कार्यालय आदेश के आधार पर 10 दिवस तक
संशोधन कर सकता है, जिसमें यह भी बताया वही है हस्ताक्षर, फोटो, ओटीआर, उनके लिए जो शुल्क है वो अपने को देना पड़ेगा। सीआईटी में शामिल भर्तियों में परीक्षा के बाद संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि सीआईटी में जो भी भर्तियां हैं उनमें परीक्षा के बाद साथियों संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा का परिणाम कब तक जारी किया जाएगा? परीक्षा का परिणाम है जो साथियों सामान्यतः बोर्ड ने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि 2 महीने में जारी कर दें। बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए कितने गुना परिणाम निकाला जाता है? तो 2 गुना का परिणाम निकाला जाता है, जबकि दिव्यांगजन, तलाकशुदा व उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए लगभग 5 गुना का निकाला जाता है। क्या अभ्यर्थी किसी भर्ती में एक से ज्यादा आवेदन कर सकता है? तो वो है नहीं, यानी एक भर्ती के लिए एक बार ही आवेदन कर सकते हैं। क्या एक अभ्यर्थी भिन्न भिन्न एसएसओ आईडी से आवेदन कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं कर सकता। क्या ओमार की पुनः जांचने का प्रावधान है? तो इसके अंदर स्पष्ट बताया गया है कि ओमार का दोबारा जांच का कोई प्रावधान नहीं है। क्या प्रोविजनल सूची में अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थी होते हैं? नहीं, इस सूची में दस्तावेज सत्यापन में बुलाए गए वे सभी 2 गुना अभ्यर्थी होते हैं जिनके दस्तावेज में कोई कमी हो या अन्य कारण हो। साथियों, क्या प्रोविजनल सूची में कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के लिए पद रोके जाते हैं? नहीं, परंतु न्यायालय के आदेश पर पद लिखित रखे जा सकते हैं। यानी प्रोविजनल सूची में कट ऑफ से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पद रोके जाते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं रोके जा सकते। अगर कोई न्यायालय या कोर्ट में कोई भर्ती चल रही है तो उसके आदेश के बाद रोके जा सकते हैं। किसी भर्ती में हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में पूरे अभ्यर्थी नहीं मिलने पर क्या वो पद खाली रहते हैं? नहीं, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजन व भूतपूर्व सैनिक में पूरे अभ्यर्थी नहीं मिलने पर वो पद सामान्य प्रक्रिया से भर दिए जाते हैं। यानी जो सामान्य प्रक्रिया है उनसे पद भर दिए जाते हैं। यदि किसी भर्ती में विधवा या परित्यक्ता के पद खाली रहते हैं तो वे पद किस प्रकार भरे जाएंगे? विधवा महिला के पद खाली होने पर परित्यक्ता से एवं परित्यक्ता के पद खाली रहने पर विधवा श्रेणी से भरे जाएंगे। यदि विधवा परित्यक्ता के पद फिर भी खाली रहते हैं तो उन्हें उसी श्रेणी की महिलाओं द्वारा भर दिए जाएंगे। किसी भर्ती के दौरान पूरे मूल पद नहीं बनने के क्या कारण हो सकते हैं? किसी भर्ती में पूर्ण मूल पदों के 3 कारण से खाली रह सकते हैं। प्रोविजनल अभ्यर्थियों के लिए उच्च न्यायालय के आदेश की पालना और किसी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी है जो नहीं मिलने के कारण। भर्ती समाप्त होने पर पद खाली रहने के कारण ये मैं बताया था योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलना। भर्ती समाप्त होने पर पद किस खाली रहने पर किस प्रकार भरे जाएंगे? भर्ती समाप्त होने पर खाली रहने वाले पद विभाग द्वारा संबंधित अगली भर्ती में है जो शामिल कर लिए जाएंगे। साथियों, बोर्ड द्वारा विभाग की अभिशंसा भेजने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने का कारण बोर्ड केवल अभिशंसा संबंधित विभाग को भेजता है। ऐसे विद्यार्थी संबंधित विभाग से संपर्क करें, विभाग ही अभ्यर्थियों को है जो नियुक्ति देता है। सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? तो इनका सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाती है और जिला आवंटन संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाता है। क्या बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की अभिशंसा विभाग में भेजने के बाद निरस्त की जा सकती है? हाँ, यदि किसी भी स्तर पर जांच के दौरान अगर अभ्यर्थी है जो अयोग्य पाया जाता है तो उसकी अभिशंसा है जो निरस्त की जा सकती है। क्या अभ्यर्थी अपना मार्क जान सकते हैं, यानी कितने नंबर अपने को आए? हाँ, अभ्यर्थी अपने मार्क्स बोर्ड की वेबसाइट पर डाले गए जो लिंक है उसके अंदर जाकर चेक कर सकते हैं, www.requirement.rajasthan.government.in। इसके अलावा साथियों, अब जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी आती है उस पर प्रश्नों एवं प्रारंभिक उत्तर कुंजी पर आपत्ति लगने की क्या प्रक्रिया है? तो परीक्षा समाप्ति के बाद ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का समय मिलता है। इसके अंदर 72 घंटे की अवधि का होता है और 100 रुपये है जो लगते हैं, यानी प्रत्येक आपत्ति का शुल्क है जो 100 रुपये लगता है। एसएसओ आईडी के माध्यम से भी आप देकर यह आपत्ति पर्सन पर लगा सकते हैं। क्या कोचिंग संस्थाओं द्वारा जारी किताबें मान्य हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कोचिंग संस्थाओं द्वारा जारी वो किताबें हैं वो इसके लिए मान्य नहीं होगी। इसके अंदर जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, एनसीईआरटी है, बीएसआर है, सीबीएसई है, आईसीएसई आदि के द्वारा जो प्रकाशित की गई किताबें हैं वो ही इसके अंदर मान्य होंगी, ये इसमें बताया गया है साथियों। इसके अलावा यदि प्रश्न पत्र में कोई विवादित प्रश्न हो तो क्या होगा? यदि प्रश्न पत्र के अंदर कोई विवादित प्रश्न है तो उसका क्या होगा? परीक्षा समाप्ति के बाद जब आपत्ति साथियों आमंत्रित की जाए तब आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, यानी आपत्ति के लिए बोले तब आप उस प्रश्न के लिए आपत्ति लगा सकते हैं। यदि प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर का हो तो क्या होगा? क्या प्रश्न को छोड़ना ठीक रहेगा? नई परीक्षा स्कीम के अनुसार प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प होंगे, ये तो अपने को ही पता है, जिसमें से प्रथम 4 विकल्प ये आपको आंसर के होंगे और
जबकि जो पांचवा विकल्प है वो ई है, वो हल नहीं किया है। उक्त सभी विकल्पों में से किसी एक विकल्प को गोला भरकर गहरा करना है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्रश्न के जो पूर्णांक है उसका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। इसलिए किसी भी प्रश्न को है जो खाली नहीं छोड़ के आना है, ये इसमें बताया गया है। यानी जो पांचवा ऑप्शन है ई वाला वो अपने को भरना है, अपने को नहीं आ रहा है तो वो भी भरना है। नहीं, ई का मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर कि अपने को ये क्वेश्चन नहीं कर रहे या नहीं आ रहा है तो भी उसको भरना है, मतलब हमने ये क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट नहीं किया है। बोर्ड द्वारा ओएमआर में नोट अर्थात पांचवें विकल्प को भरने का क्या नियम है? यदि विद्यार्थी किसी प्रश्न को हल नहीं करता है तो उसके लिए पांचवा विकल्प है जो ई को भरना रहेगा, ये अपने पर बात कर ली है। यदि 5 विकल्पों में से किसी भी एक को गहरा नहीं करता है तो ऐसे में प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। इसके अलावा जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से नहीं भरा गया है, यानी एग्जाम के अंदर जो 10% से अधिक प्रश्न है उनको 5 गोलों में से नहीं भरा गया है 10% प्रश्नों को, तो इसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने किसी प्रश्न का कोई उत्तर गलत भर दिया तो उसे क्या रबड़ से ब्लेड से मिटा सकते हैं? तो आंसर है नहीं, उस प्रश्न को है जो गलत ही माना जाएगा। यानी अपने ओएमआर से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अयोग्य भी घोषित किए जा सकते हैं। यदि हमने ABCD में से एक गोला भर दिया और फिर सोचा कि वो गलत था तो क्या ई अर्थात नॉट अटेम्प्ट गोला भरने से ई को सही माना जाएगा? एक से अधिक विकल्प भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा। जिस परीक्षा में नकारात्मक अंक का प्रावधान है उसके आधार पर इसके अंदर होगा। यानी साथियों की हमने ABCD भर दिया और उसके बाद अपने कोई ऑप्शन भर दिया, बी भर दिया मान लीजिए, और अपने को लगा ये गलत है तो अपने ई वाला भर दिया, तो क्या होगा? तो इसका बताया गया है कि स्पष्ट है कि एक बार जो आपने भर दिया वही माना जाएगा। अगर 2 भरे हैं ओएमआर शीट में एक पर्सन के लिए 2 गोले आपने काले किए हैं तो उसका जो नकारात्मक अंक है वही आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों इसके अंदर जो अंतिम उत्तर कुंजी है उसके बारे में बताया गया, यानी परीक्षा समाप्त होने के बाद कितने दिन में उत्तर कुंजी तैयार होगी। तो इसमें बताया गया है कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात सामान्यतः 1 माह की अवधि में है जो अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी जाती है। भर्ती विज्ञापन में ऋणात्मक मार्किंग के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव मार्किंग क्या होगी? यदि नकारात्मक मूल्यांकन का उल्लेख नहीं किया है तो नकारात्मक मूल्यांकन का प्रावधान लागू नहीं होता, किंतु प्रश्न हल नहीं करने की स्थिति में पांचवा विकल्प हल नहीं है, गोला भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रश्न के पूर्णतः 1/3 अंक काटा जाएगा। यदि नकारात्मक मूल्यांकन का उल्लेख नहीं है तो नकारात्मक मूल्यांकन का प्रावधान लागू नहीं होगा, किंतु प्रश्न हल नहीं करने की स्थिति में पांचवा विकल्प फिर भी अपने को भर के आना है, ये अपने को याद रखना है। नकारात्मक अंकन के द्वारा अंकन के क्या प्रावधान है ये तो आपको बताया था कि जो पहले था, यानी अलग अलग विभाग के कईयों में 1/3 होता है, एक में 1/4 अंक काटा जाता है। क्या परीक्षा परिणाम जारी करते समय बोर्ड की वेबसाइट पर जारी उत्तर कुंजी है जो आपत्तियां प्रस्तुत करने का अनुमत है? तो इसके बताया कि परिणाम जारी करने के बाद भी क्या अपने को जो मास्टर प्रश्न की उत्तर कुंजी है उसके संबंध में ऑनलाइन या ऑफलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने का अनुमत है। तो इसमें है किसी भी परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद परिणाम के साथ ही अंतिम उत्तर कुंजी है जो बोर्ड की वेबसाइट पर साथियों जारी कर दी जाती है। अंतिम उत्तर कुंजी के समक्ष में ऑनलाइन ऑफलाइन आपत्तियां प्रस्तुत की अनुमति नहीं दी गई है, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों जो नॉर्मलाइजेशन है उसके बारे में पूछा गया था, तो इसमें बताया गया है कि क्या बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामान्यकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें बताया कि किसी परीक्षा में सामान्यकरण प्रक्रिया केवल तभी अपनाई जाती है जब परीक्षा विशेष की एक से अधिक चरणों में आयोजित की गई हो। इस आशय की जानकारी बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। यानी जो नॉर्मलाइजेशन है वो तब किया जाता है जब परीक्षा एक से ज्यादा पारियों के अंदर आमंत्रित हो। क्या बोर्ड परीक्षाओं में सामान्यकरण प्रक्रिया अपनाए जाने पर अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कम या ज्यादा अथवा यथावत हो सकते हैं? यानी परीक्षा जो नॉर्मलाइजेशन करते हैं उससे जो अंक हैं उन पर कम या ज्यादा या अधिक हो सकते हैं। तो आंसर दिया कि किसी परीक्षा में सामान्यकरण प्रक्रिया अपनाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में कम ज्यादा अथवा यथावत होना स्थिति संभव है। परिणाम के साथ नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी है जो प्रकाशित किया जाता है, यानी किस प्रकार है जो हमने नॉर्मलाइजेशन किया है इसकी भी जानकारी प्रदान की जाती है। अब इसमें साथियों दस्तावेज के बारे में बताया गया है कि परित्यक्ता श्रेणी में कौन पात्र होंगे? वह महिला जिसका समक्ष न्यायालय द्वारा आवेदन की तिथि तक विवाह विच्छेदन की जो जारी है वो प्रमाण पत्र जारी हो चुका है।
क्या जाति, पंचायत अथवा सरपंच द्वारा जारी विवाह विच्छेदन प्रमाण पत्र मान्य है? तो इसका आंसर है नहीं। कोर्ट के अंदर से जो प्रमाण पत्र जारी होगा वही इसके अंदर मान्य होगा। इसके अलावा विधवा श्रेणी में वो है कि विधवा श्रेणी में वह महिला पात्र है जिसके पति का देहावासन परीक्षा परिणाम से पूर्व हुआ है, इसकी सूचना बोर्ड में परीक्षा परिणाम से पूर्व दी गई हो, अथवा दस्तावेजों से अभ्यर्थी संबंध मृत व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो स्पष्ट होते हो, यानी इसका जो क्लियरनेस होनी चाहिए। इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी के लिए क्या पात्रता निर्धारित है? बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार दिव्यांग का 40% तक की विकलांगता का प्रमाण पत्र समक्ष चिकित्सा अधिकारी बोर्ड द्वारा आवेदन तिथि तक जारी किया जाना आवश्यक है। ये इसमें बताया गया कि आवेदन तिथि EWS प्रमाण पत्र क्या है ये मान्य। मेरे पास आवेदन तिथि से पूर्व का जाति प्रमाण पत्र OBC, MBC, EWS है, तो क्या ये मान्य है? दस्तावेजन सत्यापन के समय आवेदन के अंतिम तिथि से 1 वर्ष पूर्व का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, अथवा इसे 3 वर्ष पूर्व के प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ ही मान्य होंगे। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो परीक्षा तिथि की आवेदन तिथि है उससे पहले अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो वो 1 वर्ष का होगा तो मान्य हो जाएगा, नहीं उसके साथ वो 3 वर्ष का किया है उसके साथ शपथ पत्र है जो अपने को लगाना पड़ेगा। मेरे पास जाति प्रमाण पत्र आवेदन तिथि के बाद जारी किया, क्या यह मान्य है? दस्तावेज के समय आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी किए हुए प्रमाण पत्रों के लिए शपथ पत्र लगाना रहेगा। इस प्रकार इसमें जानकारी है जो साथियों दी गई है अलग अलग। मेरे समझ दस्तावेज परंतु फिर भी मुझे प्रोविजनल सूची में नहीं मिला है। एक ये जो महत्वपूर्ण है कि मेरा रोल नंबर न तो पात्रता सूची में है और न ही प्रोविजनल सूची में, जबकि मेरा प्राप्तांक है जो कट ऑफ से अधिक है। इसके कारण क्या है कि शैक्षणिक योग्यता परीक्षा तिथि के बाद की होने के कारण हो सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता पूर्ण न होना कारण हो सकता है, आयु वांछित संबंधित अधिक होने का कारण हो सकता है, या इसमें जो आपके जो डाटा डाले थे वो सही नहीं है, इस प्रकार इसमें बताया गया है। मेरे समस्त दस्तावेज सही है परंतु फिर भी मुझे प्रोविजनल सूची में क्यों रखा गया है? सरकारी सेवा में कार्यरत एवं भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपना सेवा काल के दौरान नियमित अध्ययन की डिग्री लाई है उनकी डिग्री को जांच तक है जो प्रोविजनल रखा जाता है। कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है जो नहीं किया गया है। खेल प्रमाण पत्र की जांच होनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी ने माननीय न्यायालय में बोर्ड एवं विभाग के विरुद्ध भर्ती से संबंधित कोई वाद दायर किया है तो न्यायालय आदेश प्राप्त किया होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी ने माननीय न्यायालय में बोर्ड एवं विभाग के विरुद्ध भर्ती से संबंधित कोई वाद दायर किया है तो तथा न्यायालय आदेश प्राप्त किया है। ये इसमें बताया गया है कि मैं प्रोविजनल सूची में का अभ्यर्थी हूँ, मुझे कब पात्रता में सम्मिलित किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि प्रोविजनल अभ्यर्थियों को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत अथवा खेल प्रमाण पत्र की वैधता की जांच के बाद इस पर निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा साथियों ये इसमें बताया गया है कि संस्था का खेल प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो वैधता पूर्ण होना चाहिए। शिकायत में पेपर लीक पर इसमें बताया गया है कि बोर्ड परीक्षाओं में नकल करवाने वाले अभ्यर्थियों की शिकायतें किसे व किस प्रकार की जा सकती है कि बोर्ड की परीक्षाओं में नकल कराने वाले अभ्यर्थियों की शिकायतें किसे व किस प्रकार की जा सकती है। तो कोई व्यक्ति नकल कराने हेतु अनुचित साधनों का प्रयोग व डमी अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा देने की शिकायत कर्मचारी चयन बोर्ड को लिखित में कर सकता है। इसकी बताया गया है कि कर्मचारी बोर्ड को आप शिकायत कर सकते हैं। क्या नकल डमी अभ्यर्थी की शिकायत करता नाम व पता गोपनीय रखा जाता है? तो इसमें बताया गया है कि जो भी जानकारी देगा कि ये डमी विद्यार्थी हैं या नकल कराते हैं उनका है जो साथियों क्या है गोपनीयता उनकी रखी जाएगी। बोर्ड को प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है? तो बोर्ड को प्राप्त शिकायतों की जांच बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं गहन जांच की जाती है, उसके बाद ही किया जाता है। इसमें ये बताया गया है कि अनुचित साधनों का प्रयोग करने पेपर लीक या नकल डिग्री नकल डमी का दोषी पाए जाने पर अभ्यर्थी को क्या सजा होती है? तो दोष सिद्ध होने पर जो बोर्ड है वो परीक्षा जानकारी लेता है कि ये अगर नकल कराता या डमी अभ्यर्थी था तो उसको 2022 के संशोधन 2023 के अनुसार कानूनी कार्यवाही है जो की जाती है, जिसमें 10 वर्ष से आजीवन कारावास व 10 लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है और संपत्ति भी कुर्क की जाती है। इस प्रकार इसमें बताया क्या झूठी शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होती है? तो इसमें बताया गया है हाँ बिल्कुल होती है। क्या राज्य सरकार की कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां से हम पेपर लीक
या नकल से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? तो हाँ, इसमें बताया गया कि SOG जो हेल्पलाइन नंबर है 95-304 और 29-258 पर आप किसी भी नकल कराने वालों या डमी अभ्यर्थी हैं उसकी शिकायत आप इस नंबर पर कर सकते हैं। क्या हम बिना अपना नाम पता बताए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी जानकारी देनी होगी कि आप कौन हैं और कहां से ये शिकायत दर्ज करा रहे हैं, आपकी है जो गोपनीयता रखी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शिकायत करने की प्रक्रिया, हेल्पलाइन नंबर है, SOG हेल्पलाइन नंबर है, राजस्थान जनसंपर्क हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा सचिव महोदय को कर सकते हैं, अध्यक्ष महोदय को बोर्ड के परिवेदना प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर भी है जो शिकायतें की जा सकती है। इसके अलावा साथियों इसमें न्यायालय के बारे में बताया, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित प्रकरणों में क्या मैं न्यायालय में जा सकता हूं? अभ्यर्थी न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। यानी इसमें बताया गया कि अगर कोई किसी भी प्रकार के प्रश्न पर डाउट है, इससे संबंधित अगर वो न्यायालय में जाना चाहे तो जा सकता है। यदि भर्ती न्यायालय में विचाराधीन है तो क्या भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है? नहीं, माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार भर्ती प्रक्रिया पर स्थगन होने पर भर्ती रोकी जाती है। यानी न्यायालय का जो आदेश आएगा उस पर रहेगा। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के कितने दिन बाद प्रभारी अधिकारी व पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति कर जवाब दावा प्रस्तुत करता है? तो सामान्यतः 45 दिन का ये समय होता है, जिसके अंदर है क्या है कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के कितने दिन के बाद प्रभारी अधिकारी व पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति कर जवाब दावा प्रस्तुत किया जाता है? तो 45 दिन के अंदर किया जाता है। क्या उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात चयन बोर्ड अपील कर सकता है? हाँ, बोर्ड उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध समक्ष न्यायालय में अपील स्थगन प्राप्त कर सकता है। यानी आपसे पूछा गया था कि क्या उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात है जो चयन बोर्ड अपील कर सकता है? तो हाँ, बोर्ड उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है जो समक्ष न्यायालय है उसमें अपील कर सकता है, स्थगन प्राप्त कर सकता है। तो साथियों ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसमें दी गई थी कि यानी ये सभी अगर क्वेश्चन आपके पास दिमाग में हैं तो आप जो हमने ये जारी किया है दिशा निर्देश उसको पढ़िएगा। अगर इसके बाद ही अगर आप इसमें आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है तो फिर आप है जो बोर्ड आइएगा, वहां आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। यानी भर्ती परीक्षा कब होती है, CAT के अंदर कौन कौन सी भर्ती आती है, 12वीं का जो बेस है उसके अंदर कौन सी आती है, स्नातक के अंदर कौन सी आती है, विभाग किस प्रकार की भर्ती करता है, आयु सीमा का निर्धारण किस प्रकार करता है, ये सारी जानकारी जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा साथियों शेयर की गई थी वो मैंने आपके साथ साझा कर दी है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।